नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 1 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1, उपचुनाव लड़ो या फिर कोर्ट जाओ। सदस्यता खत्म होने के बाद बागी विधायकों के पास 2 विकल्प। विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के पास अब सिर्फ 2 विकल्प रह गए हैं, या तो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती दें या फिर लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़े। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गुरुवार को ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीटों को खाली घोषित कर दिया है। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भी भेज दी है, क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव का शेड्यूल अभी नहीं आया है। इसलिए इस चुनाव के साथ भी इन 6 सीटों पर अब उपचुनाव हो सकता है। गुरुवार शाम को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सभी सीटों को 29 फरवरी से खाली किया गया है। इससे पूर्व गुरुवार को ही सभी 6 बागियों को अयोग्य करार देने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने दिया था। इसके बाद शाम को सीटों के खाली होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। जिन विधानसभा सीटों को खाली घोषित किया गया है, उनमें विधानसभा क्षेत्र 18 धर्मशाला, विधानसभा क्षेत्र 21 लाहौल स्पीति, विधानसभा क्षेत्र 37 सुजानपुर, विधानसभा क्षेत्र 39 बड़सर, विधानसभा क्षेत्र 42 गगरेट और विधानसभा क्षेत्र 45 कुटलैहड़ शामिल हैं। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष की ओर से सत्र के दौरान कटौती प्रस्ताव और बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी किया गया था। इस दौरान सभी 40 विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। विधानसभा में जो शिकायत हुई, उसमें यह कहा गया कि 6 विधायक गैर हाजिर थे। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो को लेकर शिकायत दी गई थी, और इस शिकायत के आधार पर ही बुधवार को 2 चरणों में सुनवाई पूरी की गई और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को इन सभी की सदस्यता रद्द कर दी गई। सदस्यता रद्द होने के बाद शाम को सीटों के खाली होने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। समाचार नंबर 2, महरी कातला में बनेगा सबसे बड़ा बागीचा, 25,000 माल्टा संतरा मौसमी के बूटे लगाने की तैयारी। HP शिवा प्रोजेक्ट से राज्य के करीब 10,000 परिवारों की आय बढ़ेगी और रोजगार की चिंता दूर होगी। सिंचाई के साथ फलदार पौधों की बेहतर अधिक घनत्व वाली किस्मों को लगाने से यह प्रोजेक्ट प्रदेश में नई क्रांति लाएगा। उद्यान विभाग की माने तो बिलासपुर जिला के महरी कातला पटवार वृत्त के छपरों, पल्ली, परनाल, महरी कातला, सुल्हान, खसरी, लूनू, रामड़ू, नालती व जगेड़ी गांवों के बागबानों की फलदार क्लस्टर के लिए 35 हेक्टेयर भूमि का चयन फाइनल कर दिया गया है। महरी कातला व लद्दा पंचायत की सामुदायिक बागबानी उत्पादन एवं विपणन सहकारी सभा सीमित महरी कातला के अंतर्गत सामूहिक बागबानी में लगभग 450 बीघा में क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 150 किसान बागबानों के खेतों में 25,000 के करीब उच्च श्रेणी माल्टा, संतरा, मौसमी पौधे लगाए जाएंगे। अब एशियन विकास बैंक की HP शिवा प्रोजेक्ट उद्यान विभाग को हरी झंडी मिल गई है। इसमें गेहूं की फसल से पहले फरवरी मार्च में बेडबर्ग, बाड़बंदी, सिंचाई सुविधा आदि कार्य शुरू हो गया है तथा पौधारोपण जुलाई अगस्त में होगा।
इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी होने के बाद प्राथमिकता से जिला बिलासपुर में महरी कातला पटवार वृत्त में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम पंक्ति प्रदर्शनी फलोद्यान में 2000 पौधे लगाए गए हैं। सहकारी सभा के प्रधान सीताराम शर्मा, उप प्रधान राजकुमार शर्मा, सचिव पूजा शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, संदीप शर्मा व ज्योति शर्मा ने बताया कि 25 बीघे में ट्रायल रूप में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनी फलोद्यान स्थापित किया गया है। 35 हेक्टेयर भूमि पर क्लस्टर विस्तार प्रस्तावित है, जिसमें महरी कातला, छपरो, नाल्टी जगेड़ी और परनाल में 3 क्लस्टर विस्तार कार्य होंगे। उद्यान जिला उपनिदेशक बागबानी विभाग माला शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृत 1292 करोड़ की इस परियोजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी के 280 ब्लॉक के 345 क्लस्टर में 4000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है, जिनमें बेहतर किस्मों को तैयार किया जाएगा। नई सिंचाई योजनाएं। जिला परियोजना अधिकारी रमन अंगारिया ने बताया कि बागबानी में क्रांति लाने के लिए 50 नई सिंचाई योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा 118 की मरम्मत होगी, जिससे वर्षा के पानी पर निर्भर न रहा जाए और सूखे का कोई असर न हो। यहाँ 3 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। खेतों को रखे साफ। उद्यान विभाग में एसएमएस एवं शिवा प्रोजेक्ट अधिकारी अभिषेक कुमार गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देश पर महरी कातला में सिंचाई जल सुविधा की दृष्टि से प्राथमिकता से बागबानी क्लस्टर विस्तार कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने किसानों से अपने खेतों को साफ सुथरा करने का आह्वान किया है, ताकि काम में बाधा नहीं हो। समाचार नंबर 3। हिमाचल में भी पलेगी अविशान भेड़। राजस्थान और पंजाब के बाद देवभूमि में भी ब्रीडिंग शुरू करने की तैयारी। अब भारत सरकार के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा भेड़ की नई किस्म भी तैयार की जा रही है, ताकि उसके माध्यम से पशुपालकों को फायदा मिल सके। ऐसे में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक उत्तम किस्म की अविशान नाम की भेड़ की नस्ल को तैयार किया गया है, जिससे देश भर के भेड़ पालकों को काफी फायदा आने वाले समय में पहुंचने वाला है। इसी तर्ज पर पशुपालन केंद्र की ओर से हिमाचल को भी आने वाले समय में लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी इनकम को मजबूत कर रहे हैं। गाय भैंस के साथ भेड़ बकरी का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा भी पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और पशुओं की नई नई उन्नत किस्म के माध्यम से भी पशुपालकों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन राज्यों में डिमांड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में तैयार की गई इस उत्तम गुणवत्ता वाली शीप की देश के 10 राज्यों में डिमांड चल रही है। इसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। एक साथ 3-4 बच्चों को देती है जन्म। संस्थान के अधिकारियों की माने तो इस शीप से बच्चों की वृद्धि दर 30% अधिक है। अविशान शीप की एक साथ 3 से 4 बच्चे पैदा करने के साथ साथ दूसरी खासियत यह भी है कि इससे 40% अधिक ऊन और मांस भी उपलब्ध होता है, जबकि यह दूसरी शीप से 200 ग्राम अधिक दूध देती है। ऐसे में इसको पालने से किसान और पशुपालकों की 2 से 3 गुना अधिक आय होगी। संस्थान के अधिकारियों की माने तो इस किस्म की शीप से होने वाले बच्चे यानी मेमने जन्म के समय 3 किलो 30 ग्राम के होते हैं, जबकि 3 महीने में 16 किलोग्राम, 6 महीने में 25 किलोग्राम और 1 साल में 34 किलो 70 ग्राम वजन के होते हैं।
इसका सीधा फायदा किसानों को उन्हें बेचकर होता है। समाचार नंबर 4। अब 4 को चलेगी ऊना हरिद्वार ट्रेन। ऊना रेलवे स्टेशन से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे रवाना। ऊना हरिद्वार के लिए ट्रेन अब 4 मार्च को चलेगी। रेलवे विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। ऊना रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन संख्या 045024 4 मार्च सोमवार को शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 4 मार्च को ऊना रेलवे स्टेशन पर 1:50 बजे इस ट्रेन को हरिद्वार के लिए रवाना करेंगे। यह ट्रेन रात 9 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। बताते चले कि रेलवे विभाग ने ऊना सहारनपुर मेमू ट्रेन का हरिद्वार तक विस्तार किया है। इससे पहले ट्रेन ऊना से सहारनपुर तक चलती थी, जिसे अब हरिद्वार तक किया गया है। ऊना से रेल 1:50 पर चलेगी। 7:20 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। 8:04 बजे ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और 9 बजे ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी। इसी तरह 5 मार्च की सुबह 4 बजे ट्रेन संख्या 0450 4:30 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। 5:25 पर रेल रुड़की स्टेशन पर पहुंचेगी और रुड़की स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट होगी और रेल 5:50 बजे वहां से चलकर 6:20 पर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां ट्रेन का ठहराव 10 मिनट का रहेगा। 6:30 पर सहारनपुर से रेल चलेगी और 12:30 बजे रेल ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे सलाहकार समिति सदस्य सुमित शर्मा ने कहा कि ऊना हरिद्वार रेल अब 4 मार्च को चलेगी। इससे पहले यह ट्रेन 1 मार्च को ऊना से चलाने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 4 मार्च को ऊना रेलवे स्टेशन पर ऊना हरिद्वार रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा से क्षेत्र के लोगों को भारी लाभ मिलेगा। रेलवे सुपरिंटेंडेंट रोहदास सिंह ने खबर की पुष्टि की है। समाचार नंबर 5। 45 दिन बाद पाबंदी हटी। सिस्सू कोकसर के पर्यटन स्थल खुले। 28 फरवरी तक बंद थी पर्यटन गतिविधियां। अटल टनल के इस पार देश के सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन में शुमार सिस्सू पर्यटन स्थल 45 दिनों की पाबंदी के बाद पर्यटकों के लिए फिर खुल गया है। देव परंपराओं के निर्वहन के चलते स्थानीय पंचायत ने 15 जनवरी से 28 फरवरी तक इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी अटल टनल खुलने के बाद लाहुल सिस्सू विंटर टूरिज्म के लिए विश्व मानचित्र पर तेजी से उभरा है। 45 दिनों की पाबंदी के बाद अब सैलानी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल में बर्फ के साथ साहसिक पर्यटन का खुलकर लुत्फ उठा सकते हैं। अटल टनल खुलने के बाद चंद्रा घाटी के सिस्सू और कोकसर में हर साल पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 15 जनवरी से चंद्रा घाटी में त्योहारों के साथ देवकारज शुरू हुआ था, लिहाजा इस दौरान शोर शराबा न हो, इसके चलते सिस्सू और कोकसर पंचायत ने हालडा पर्व से पहले और पूना पर्व के संपन्न होने तक पंचायत स्तर पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। वहीं इस साल भी 15 जनवरी से 28 फरवरी तक सिस्सू पंचायत द्वारा सभा में प्रस्ताव पारित कर उपायुक्त लाहुल स्पीति को ज्ञापन सौंपकर 45 दिनों तक सभी प्रकार के पर्यटन गतिविधियां नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उधर कोकसर पंचायत ने भी 18 जनवरी से फरवरी के अंत तक देवकारज के चलते अटल टनल के आसपास क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। अब दोनों पंचायत में देवकारज समाप्त हो चुका है और स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलकर आगामी पर्यटन सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सिस्सू पंचायत के प्रधान राजीव ने बताया कि मार्च महीने से सैलानियों के लिए सिस्सू और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और कोकसर का इलाका पर्यटन गतिविधियों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया। पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार कमाने का एक बार फिर मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि पंचायत में देवकारज के चलते बीते 2 साल से हालडा पर्व से पहले और पूना उत्सव के समापन तक पंचायत ने ग्रामीणों, घेपन कमेटी, देवी बोटी कमेटी, गोंपा कमेटी, महिलाएं युवा मंडल की सहमति पर उक्त निर्णय लिया था। समाचार नंबर 6। पार्किंसंस रोग की जड़ तक पहुंचा आईआईटी मंडी। मस्तिष्क क्रिया में महत्वपूर्ण है अल्फा सिन्यूक्लिन का फॉस्फोराइलेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर पार्किंसंस रोग के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का अध्ययन किया है। डा दुबे धीरज प्रकाश चंद, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आईआईटी मंडी ने पद्मिनी रंगमणी पीएचडी और मुख्य लेखक डा सुभोजित रॉय एमडी पीएचडी दोनों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो यूएसए के साथ मिलकर यह खुलासा किया है कि पार्किंसंस में देखा जाने वाला प्रोटीन अल्फा सिन्यूक्लिन का फॉस्फोराइलेशन न केवल पार्किंसंस रोग में बल्कि सामान्य मस्तिष्क क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पूरे विश्व में पार्किंसंस रोग तेजी से बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 दशकों में भारत में इसके मामलों में 200 से 300% तक की भारी वृद्धि हो सकती है। दुनिया भर के शोधकर्ता इस बीमारी की जटिलताओं को सुलझाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वे इसके कारणों और विकास से लेकर इसके पैटर्न और परिणामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय टीम के विशेषज्ञों, जिसमें आईआईटी मंडी भी शामिल है, मेडिकल स्कूलों और दवा कंपनियों ने पार्किंसंस रोग से जुड़े एक खास प्रोटीन की प्रकृति को समझने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। यह प्रोटीन, जिसे अल्फा सिन्यूक्लिन कहा जाता है, कि हमारे दिमाग में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पार्किंसंस रोग और इससे जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों में यह प्रोटीन अत्यधिक फॉस्फोराइलेटेड होता है। अल्फा सिन्यूक्लिन भी एक प्रोटीन ही है जो अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला से बना है। इस श्रृंखला में 129वें स्थान पर एक खास जगह होती है जहां फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। अगर इस जगह को रोका जा सके तो प्रोटीन के दूसरे प्रोटीनों से गलत तरीके से जुड़े की संभावना कम हो जाएगी, जिससे पार्किंसंस रोग के बढ़े को नियंत्रित किया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर डा दुबे धीरज प्रकाश चंद ने इस शोध के बारे में कहा कि यह महत्वपूर्ण अध्ययन पार्किंसंस से जुड़े एक प्रोटीन परिवर्तन को समझने का नया तरीका देता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रक्रिया को रोकने से मस्तिष्क क्रिया को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इससे पार्किंसंस के इलाज के बारे में सोचने के नए तरीके सामने आ सकते हैं, जो बीमारी को ठीक करने के साथ साथ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी देते हैं। वैज्ञानिक अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बदलाव को कैसे नियंत्रित किया जा सके ताकि पार्किंसंस रोग का इलाज किया जा सके और दिमाग को स्वस्थ रखा जा सके। वैज्ञानिकों ने फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन के कारण होने वाले संरचनात्मक बदलावों को समझने के लिए उन्नत कंप्यूटर मॉडलिंग का भी इस्तेमाल किया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।